लंबे हाथ वाली गरीब बहू। उफ, ये गर्मी। चलो हो गया काम खत्म। अब मैं कमरे में जाकर मजे से सारा दिन आराम करूंगी। इसके बाद बहू कमरे में आ जाती है और पलंग पर पैर पसारे सो जाती है। कितना सुकून मिल रहा है पलंग पर, पंखे की ठंडी ठंडी हवा में सोकर। बहू, अरे ओ अंजलि बहू, लो आ गया बुलावा। माँ जी को भी ना चैन नहीं है, जब देखो एक नया काम लेकर हाजिर रहती हैं। सास के बार बार बुलाने पर अंजलि बाहर आकर कहती है, क्या है माँ जी? अरे इतनी अलसा कर क्यों बोल रही है? अपने ससुर जी को खाना तो परोस दे। माँ जी, इतने से काम के लिए आपने मुझ बेचारी बहू को कमरे से बुला लिया। 2 कदम, सिर्फ 2 कदम पर रसोई घर था। अगर आप ससुर जी को खाना दे देती तो क्या आपका हाथ घिस जाता? अरे अंजलि बहू, ये सब काम काज घर की बहू के होते हैं, ना कि सास के, समझी? ससुर की फटकार सुनकर अंजलि जल्दी से खाना परोसकर वापस से कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद करके सो जाती है। जब तक मेरी नींद पूरी नहीं होती मैं दरवाजा खोलूंगी नहीं। मेरे ससुराल वालों का बस चले तो ये सारा दिन मुझसे दुनिया भर का काम कराते रहेंगे। जब से मैं बहू बनकर आई हूँ इस घर में हराम हराम हो गई है। अंजलि एक बड़े जमींदार की बेटी थी। पिता के घर में वो नाजों से पली बड़ी थी। अंजलि अपने मायके में हर एक कामों के लिए नौकर चाकर पर निर्भर थी। वो खुद से 1 गिलास पानी भी नहीं पीती थी। अमीरों के इस फितूर ने उसे अकड़ू और घमंडी बना दिया था, जिसे देखकर उसके पिता ने अंजलि की शादी एक गरीब परिवार में कर दी ताकि उसका स्वभाव बदल सके। अंजलि गहरी नींद में सो रही होती तभी उसकी ननद राधिका कमरे का दरवाजा खटखटाती है। भाभी, अरे ओ अंजलि भाभी, दरवाजा खोलो। क्या मुसीबत है? अरे सास ने क्या कम सर खा रखा था कि अब मेरी ये ननद मेरी नाक में दम कर रही है। हाँ, लगता है भाभी ऐसे दरवाजा नहीं खोलेंगी। मुझे पता है कि ये दरवाजा कैसे खुलेगा। भैया भाभी तो गहरी नींद में खोई हुई है। लगता है ये खोए की बर्फी उनकी किस्मत में नहीं। खोए की बर्फी सुनकर कामचोर बहू के मुंह में पानी आ जाता और वो झट से दरवाजा खोलकर भागी भागी ओसारे में आती है। राधिका, लाओ दो मेरी बर्फी। भाभी, मैंने तो आपको झूठ लालच दिया था, असल में तो माँ आपको बुला रही हैं। क्यों बहू रानी, बर्फी कचौरी ठूसने में तुम सबसे आगे रहती हो, मगर जरा सा कोई काम करने को कह दे तो फिर देखो कैसे अलसाती है और हाथ दुखने लगते हैं जैसे सारी दुनिया का बोझा उठाना पड़ गया हो। सासू माँ, ये ससुराल की जिम्मेदारियां और चूल्हा चौका करना क्या कम है? इस भरी गर्मी में इतना सारा काम करके मेरे हाथ दुखने लगते हैं। भगवान ने मुझे 2 छोटे छोटे हाथ दिए हैं जो बेचारे सारा दिन घर के कामों में उलझे रहते हैं। काश कि मेरे हाथ लंबे होते। बस बस, तेरी कामचोरी के कारनामे अच्छी भली तरह जानती हूँ। पिछले 4 दिनों से तू दिन रात चावल की बलि चढ़ रही है। इसमें भी मेरी गलती है? आटा खत्म हो गया तो मैं क्या करूँ? अरे पूरा भंडार घर गेहूं की बोरियों से भरा हुआ है। आज हाथ चक्की में गेहूं पीस कर रात में ही रोटी बनानी है और तेरे ससुर जी खेत से ताजा पुदीना तोड़कर लाए, उसकी चटनी जरूर पीस देना। माँ जी, मुझसे इतना सारा काम नहीं होगा। अरे 2 ही तो हाथ है मेरे, उसमें गेहूं पीसना, चटनी पीसना, रोटी बनाना, इतना सारा काम मैं बेचारी बहू कैसे करूंगी? अरे मेरे कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जो मैं हाथ लंबे करके सारा काम कर लूं। अंजलि को काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे तो बस बहाने बनाना आता है और काम से जी चुराना आता था। वैसे पूरा वक्त बुदबुदाती हुई चक्की में गेहूं पीसने लगी तभी एक जोगी बाबा उसकी चौखट पर आते हैं। भिक्षाम देही, कोई अंदर है? प्रणाम साधु बाबा। बेटी, बड़ी दूर से आया हूँ, बाबा को थोड़ा दान दे दो। अंजलि ढेर सारा आटा लाकर जोगी की झोली में डाल देती है। तभी जोगी बाबा मुस्कुराकर कहते हैं, ईश्वर तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। जोगी बाबा, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मेरे हाथ लंबे हो जाएं ताकि मुझे ज्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े और बैठे बैठे सब कुछ हो जाए और मुझे भरी गर्मी में चूल्हे के एकदम पास चिपक कर अपने छोटे छोटे हाथों से रोटी ना बनानी पड़े। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ बेटी, तुम्हारे हाथ तुम्हारी लालसा के अनुसार लंबे हो जाएं। जोगी बाबा के इतने कहने भर से अंजलि के हाथ बहुत लंबे और बड़े हो जाते हैं जिससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर बहू आराम से टेबल फैन की ठंडी हवा में बैठकर अपने लंबे हाथों से झटपट से सारा गेहूं पीस देती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मेरे लंबे हाथों ने बोरी भरकर गेहूं पल भर में पीस दिया। मेरी तो ठाठ हो गई। उस दिन पहली बार आलसी अंजलि बिना किसी कुड़कुड़ाहट के सारा काम करती है। सासू माँ, ससुर जी, रवि, खाना शुरू कीजिए। क्या हुआ बहू, आज खाने में 2-2 तरह की सब्जी बनाई है? सिर्फ सब्जी ही नहीं बाबूजी, आज तो आपकी बहू ने रोटी भी बनाई है और साथ में चटनी भी।
इसके बाद सभी खाना शुरू करते हैं। भगवान, आज तो बहू ने गजब का खाना बनाया है। सुमति को बार बार यही चिंता खाई जा रही थी कि कहाँ तो अंजलि कामों से भागती थी, फिर आज आखिर वो कैसे इतनी गर्मी में भी गर्मा गर्म रोटी बनाकर सभी को खिला रही है। अंजलि, जरा 2 रोटी तो ले आना। भाभी रोटी लेकर आना, तो फ्रिज से मेरे लिए ठंडा ठंडा पानी भी लेते आना। सभी को सब कुछ बैठे बैठे चाहिए। बाहर गई तो रोटी ना जल जाए, वैसे तो इन कामों के लिए तो मेरे लंबे हाथ है ना। ये कहकर बहू अपने लंबे हाथों का फायदा उठाकर हाथ बढ़ाकर फ्रिज खोलकर पानी की बोतल और रोटी बिना बाहर आए ले आती है। अरे माँ, ये क्या हो रहा है? भाभी के हाथ इतने लंबे कैसे हो गए? कहीं भाभी चुड़ैल तो नहीं? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है राधिका, मैं कोई चुड़ैल नहीं। मेरे हाथ लंबे हैं तो हैं, मगर बहू अचानक से तेरे हाथ इतने लंबे कैसे हो गए? सास की पूछने पर बहू उसे अपने हाथों के लंबे होने के घटनाक्रम को बताती है। वक्त गुजरता जाता है, बहू का हर दिन लंबे हाथों के कारण खुशियों भरा बीतने लगा। उसे जो भी काम करना होता वो फट से अपने लंबे हाथों से कर दिया करती। बहू देख, पंखे पर कितनी धूल मिट्टी जमी हुई है, ढंग से हवा भी नहीं दे रहा, आज पंखे को साफ कर देना। बस इतनी सी बात माँ जी, ये पंखा साफ करना तो मेरे लंबे हाथों के लिए चुटकियों का खेल है। ऐसा कहकर बहू जल्दी से लंबे हाथ करके ऊंचाई पर लगा पंखा चकाचक कर देती है। लंबे हाथों के कारण बहू को खास परेशानी नहीं उठानी पड़ती, यहाँ तक कि वो घर के कामकाज भी पल भर में निपटारा कर देती। गुजरते वक्त के साथ अंजलि गर्भवती हो जाती है। ऐसे में सुमति देवी के घर में बच्चे के आने की बधाइयां बजने लगती हैं। और एक दिन, माँ जी, मुझे कैरी खाने का बड़ा मन कर रहा है। ठीक है बहू, मैं आज ही तेरे लिए रवि से कहकर बाजार से कैरी मंगवा दूंगी। माँ जी, जब हमारे घर के आंगन में आम का इतना बड़ा पेड़ है तो फिर बेफिजूल के पैसे क्यों खर्च करना? मैं इन कैरी को अभी तोड़कर इन्हें नमक मिर्च लगा कर खाऊंगी। अरे बहू, बौरा गई है क्या तू? अब क्या ऐसी हालत में तू इस आम के पेड़ पर चढ़कर कूद फांद करेगी? बहू, तू गर्भवती है, ऐसे में तेरा गांच पर चढ़ना ठीक नहीं। माँ जी, मुझे इस पेड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए तो मेरे लंबे हाथ ही काफी हैं। ये बोलकर बहू अपने लंबे हाथों से पेड़ की डाली झुकाकर ढेर सारी कच्ची कैरियां तोड़ लेती है। वक्त गुजरता है, जैसे जैसे अंजलि के गर्भावस्था के महीने बढ़ते चले जाते हैं, उसकी आंखों में अपने आने वाले बच्चे को लेकर ढेर सारे सपने उभरने लगते हैं। ठीक 9 महीने बाद वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। मुबारक हो अंजलि, मैं पापा बन गया और तुम मम्मी। लाइए रवि, मेरे लाल को जल्दी से मेरी गोदी में दे दीजिए, मैं इसे जी भरकर प्यार करना चाहती हूँ। अंजलि अपने बच्चे को अपने हाथों में लेती है, मगर अपने लंबे हाथों के कारण वो बार बार की कोशिश के बाद भी उसे सीने से नहीं लगा पाती। रवि, ये क्या हो रहा है? मैं मुन्ने को अपने सीने से नहीं लगा पा रही। ये सब इस लंबे हाथों के कारण हुआ है। नहीं चाहिए मुझे ऐसे लंबे हाथ जो मुझे बदनसीब माँ को, मेरे लाल को सीने से ना लगाने दे। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसा कहकर अंजलि फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अंजलि आठों पहर अपने लंबे हाथों को देख देख कर खुद को कोसती और पछताती रहती। तभी एक रोज वो जोगी बाबा उसके घर के द्वार पर फिर से चल कर आते हैं। बेटा, ये क्या, मुझे तो लगा था कि लंबे हाथ पाकर तुम बहुत प्रसन्न होगी, मगर तुम तो आज भी दुखी हो। क्या अब भी कोई घटी है? जोगी बाबा, मुझे लंबे हाथ नहीं चाहिए। मैं आलसपन में आकर ये लंबे हाथ आपसे मांग चुकी हूँ, मगर इनके कारण आज मैं अपने बच्चे को अपने सीने से नहीं लगा सकती और ना ही अपने लाल पर अपनी ममता लुटा पा रही हूँ। मुझे मेरे साधारण हाथ लौटा दीजिए। ठीक है। जैसे ही जोगी बाबा एक मंत्र पढ़ते हैं, अंजलि के हाथ पहले की तरह साधारण हो जाते हैं और वो अपने बच्चे को गोदी में लेकर उसे ढेर सारा प्यार दुलार करती है। मगर अब अंजलि को एक बात अच्छे से समझ आ गई थी कि हर चीज के लाभ और नुकसान दोनों होते हैं, जिसे भोगने से व्यक्ति भाग नहीं सकता। बबीता दीदी, देखो ना, अब तो शाम भी ढल गई। माँ कब आएंगी? मुझे भूख लगी है। माँ आती ही होंगी अन्नू। अचानक कविता हाथों में राशन लेकर घर आती है। माँ, अब आई हो आप? आपको पता है हम सुबह से भूखे हैं। मगर पूजा बेटी, पतीले में बहुत सारा चावल था, तुमने वो नहीं खाया? माँ, वो चावल तो गर्मी के कारण सुबह ही खराब हो गया। दादी माँ भी सुबह से भूखी हैं। ठीक है बच्चियों, मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ। दिन भर भरी गर्मी और धूप में काम करके कविता का शरीर थककर चूर हो चुका था। बावजूद इसके वह अपनी 5 बेटियों के लिए चूल्हा फूंक कर चावल बनाकर एक थाली में अपनी बेटियों के सामने परोसती है। पूजा, अन्नू, तारा, गौरी, बबीता, अपनी गरीब माँ को माफ कर देना। मेरे पास सब्जी खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसलिए आज के लिए ये गीले चावल खाकर भूख मिटा लो। ये देखकर
5 साल की पूजा पिनकते हुए कहती है, मुझे नहीं खाना ये गरीबों वाला खाना। आपको पता है माँ, मेरी सहेली मीनाक्षी और रूही मजे की जिंदगी जीती है। मीनाक्षी के पिताजी के पास बंगले जैसा घर है और उसके घर में महंगी सी एसी भी लगी हुई है। वहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं होती। और एक हमारी जिंदगी है, हमारे घर में बस ये एक खटारा पंखा है जिसकी हवा हम 5 बहनों में से किसी को नहीं लगती। माँ, क्या सारी जिंदगी हम ऐसे ही झोपड़पट्टी में, गरीबी में और गर्मी चलते रहेंगे? 5 साल की पूजा का सवाल उस गरीब लाचार माँ को खामोश कर देता है, क्योंकि गरीब कविता ये भली तरह से जानती थी कि उस गरीबी से उभरना आग पर चलने जैसा था। जैसे तैसे कविता ने अपनी बेटियों को खाना खिला दिया और अपनी बीमार सास जमुना को खाना खिलाने लगी। माँ जी, खाना खा लीजिए। बहू, मैं अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ कि तुझ पर इस वक्त क्या बीत रही है। भगवान करे कि मेरी मिट्टी उठ जाए, कम से कम मेरी गरीब बहू के सर से एक बोझ तो कम होगा। ऐसा मत कहिए माँ जी, आप इस घर की नींव हैं। आपने एक बड़े वक्त तक मेहनत करके मुझे गरीब लाचार माँ और मेरी बेटियों का पेट भरा है। अब बहू होने के नाते आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। कविता के बुरे हालात उसके पुराने से घर में छाई गरीबी को साफ दर्शा रहे थे, जहाँ मिट्टी का चूल्हा, कुछ कपड़े और छत पर एक सालों पुराना पंखा टंगा था। इन्हीं के साथ गरीब लाचार माँ अपनी बेटियों के साथ गुजर बसर कर रही थी। ऐसे ही दिन बीतते गए और गुजरते दिनों के साथ अब और भी ज्यादा गर्मियां होने लगी, जिससे उस गरीब का घर आग के जैसे गर्मियों से जूझने लगा। उस दिन कविता अपनी 5 बेटियों को तैयार करके खाना बना देती है। अनु, पूजा, गौरी, तारा, बबीता, चलो मेरी बेटियों, तुम्हें स्कूल छोड़कर काम पर चली जाऊंगी मैं। अपनी 5 बेटियों को स्कूल छोड़कर कविता काम पर आती है। क्या बात है जिग्नेश भाई, आज भट्टी इतनी खाली क्यों है? कविता बहन, इस ईंट की भट्टी को किसी बड़े साहब ने खरीद लिया है। अब इस जगह पर कोई होटल बनेगा, भट्टी बंद हो गई। एक ही झटके में कविता बेरोजगार हो जाती है। ऐसे में उस मजबूर माँ के सामने अब ये समस्या खड़ी होती है कि बिना किसी काम के वो अपनी 5 बेटियों का पेट कैसे भरेगी। वहीं दोपहर 5 स्कूल से घर आती हैं। बबीता दीदी, जल्दी से हमें खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। हाँ ठीक, हाँ तुम बैठो। बबीता जैसे ही खाने का बर्तन हटाती है, पूरा घर खाने से उठ रहे सड़न की बदबू से भर जाता है। अरे, ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? तारा, माँ ने जो खाना बनाया था वो गर्मी से खराब हो गया है। तो क्या अब हम 5 बहन आज फिर भूखी रहेंगी? पूजा ऐसा कह रही होती है कि तभी उसकी गरीब माँ गर्मी और पसीने से तर हुई घर में आती है। कविता का परेशान चेहरा देखकर उसकी बड़ी बेटी बबीता कहती है, क्या बात है माँ, आज आप इतनी जल्दी घर चली आई? वो बबीता बेटी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और गर्मी भी बहुत ज्यादा है, बस इसीलिए चली आई। माँ, आपको अपनी गर्मी की पड़ी है। अरे आपको क्या पता हम 5 बहन इस एक खटारे पंखे में किस तरह इस गर्मी में गुजारा करती हैं। सारा दिन इस पंखे के चलने के बावजूद भी आपकी 5 बेटियों के शरीर से पसीना बहता रहता है। अरे कैसी माँ हो आप, जो हमारे लिए एक दूसरा पंखा भी नहीं ला सकती। रहने दे गौरी, हम चाहे इस गर्मी में मारी क्यों ना जाए, हमारी माँ को तो बस कंजूसी करनी है। धिक्कार है इन जैसी माँ पर। अपनी बेटियों का दिया गया ताना उस ममताई माँ के ज़मीर पर सवाल खड़ा कर देता है, जिससे उसकी आंखें डबडबा जाती हैं। मगर खुद को संभालते हुए कविता कहती है, मेरी बेटियों, अपनी गरीब माँ को थोड़ा सा वक्त दो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा पंखा जरूर लेकर आऊंगी। कविता के दिए गए वादे से उसकी बेटियों के मन में नए पंखे की आशा बंध जाती है। कविता को सारी रात यही चिंता खाई जा रही थी कि आखिर वो अपनी बेटियों के लिए नए पंखे की ख्वाहिश को कैसे पूरी करे। उसे तो बस सुबह होने का इंतजार था। अगली सुबह कविता नंगे पांव काम ढूंढने निकल जाती है। हे ऊपर वाले, मुझ गरीब मजबूर माँ की मदद करना, मुझे काम मिलना बहुत जरूरी है। अगर मुझे काम नहीं मिला तो घर के लिए पंखा लाना तो दूर, मेरे लिए अपनी बेटियों का पेट पालने पर भी आफत छा जाएगी। कई सारी राशन मिल और रिहायशी इलाकों में भी जाने पर कविता के हाथ कोई काम नहीं आता। दिन भर कड़ी धूप और चिलचिलाती गर्मी में भूखा प्यासा भटकने के कारण कविता की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ गरीब मजदूर उसे उठाकर एक छायादार जगह पर ले आते हैं। आंख खुलने पर कविता से सत्यपाल नाम के एक अमीर भले व्यक्ति कहते हैं, बेटी, अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? काका, मैं ठीक हूँ, आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया, मुझे जाना होगा। ऐसा कहकर कविता जैसे ही जाने के लिए खड़ी होती है, तभी सत्यपाल कहता है,
बेटी, अभी तुम्हें रास्ता चलने का भी सुरूर नहीं, बैठ जाओ। काका, मेरी 5 भूखी बेटियां घर पर मेरा इंतजार कर रही हैं। मैंने वादा किया था कि मैं उनके लिए जल्दी से जल्दी नया पंखा लाकर दूंगी, मगर इस वक्त मेरे पास कोई काम नहीं। बेटी, मैं तुम्हें काम दूंगा। देखो, यहाँ मलबे का काम चल रहा है, तुम चाहो तो यहाँ काम कर सकती हो। मलबा ढोने के काम से कविता को आशा की नई किरण दिखाई देती है और उसी पल से वो गरीब माँ मलबा ढोने लगती है। उसकी आंखों के आगे बस किसी भी तरह अपनी बेटियों के लिए पंखा खरीदने की होड़ छाई हुई थी, फिर चाहे उसे कड़ी धूप और गर्मी में कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। उस लाचार माँ की लगन और तपती धूप में की गई तपस्या देखकर सत्यपाल उसे पैसे देते हुए कहता है, ये लो बेटी, तुम्हारी आज की पगार और ये 1 हफ्ते का एडवांस। इसे आज ही तुम अपनी 5 बेटियों के लिए पंखा ले आना। बहुत बहुत शुक्रिया काका, आप नहीं जानते, मुझ पर विश्वास करके ये पैसे दिए, आपका शुक्रिया। मैं चलती हूँ। इसके बाद कविता सीधे पंखे की दुकान पर जाकर एक हवादार पंखा खरीद कर घर आती है और उसे दूसरे में लगवा देती है। साथ ही पुराने वाले पंखे का भी एयर कंडीशनर बदलवा देती है, जिसके बाद दोनों पंखे तूफान की तरह चलने लगते हैं, जिससे उसकी बेटियों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। ये पंखा कितनी ठंडी ठंडी हवा कर रहा है। हाँ पूजा, अब हम 5 गरीब बहनों को गर्मी में नहीं सोना पड़ेगा। आज तो हमें इन पंखों की हवा में सुकून भरी नींद सोने को मिलेगी। जहाँ एक तरफ एक और पंखे के आ जाने से कविता की 5 बेटियों की गर्मी सुकून भरी बीतने लगी, वहीं कविता हर दिन चिलचिलाती हुई कड़ी धूप और गर्मी में मलबा ढोती ताकि अपनी बेटियों का पेट भर सके। धीरे धीरे सारा दिन भूखे प्यासे रहने के कारण कविता का शरीर गलने लगा, जिससे बबीता का मन इस बात में घुलने लगा कि ऐसा क्या किया जाए कि घर का चूल्हा भी जल सके और कविता को कड़ी धूप में मलबा ढोने या भरी गर्मी में ईंट ढोने जैसा कठिन काम न करना पड़े। माँ, मैं सोच रही हूँ कि अब से मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगी। आप हमारा पेट भरने के लिए खुद भूखी प्यासी रहकर काम करती हो और अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। बबीता बेटी, मेहनत नहीं करूंगी तो तुम 5 का पेट कैसे भरूंगी और तुम्हारी जरूरत कैसे पूरी करूंगी? माँ, मैं आपके साथ काम करूंगी बस। बबीता के बार बार कहने पर कविता उसे मलबा ढोने के काम पर लाती है। अब कविता के पैसे से घर का दाना पानी चल जाता और बबीता अपनी कमाई को बचाकर कुछ ही महीनों बाद अपनी माँ के लिए एक परचून की दुकान खोल देती है ताकि अपनी गरीब माँ को गर्मी झेलने से बचा सके। माँ, अब आपको मलबा ढोने या भरी गर्मी में भट्टी की आग में झुलसकर ईंट नहीं ढोना पड़ेगा। अब आप परचून की दुकान चलाइए। इसमें आपको खून पसीना नहीं बहाना पड़ेगा, बल्कि आप छांव में बैठकर काम करेंगी। अपनी बेटी बबीता को खुद के लिए स्नेह भरी सोच से भरा देखकर उस गरीब माँ का दिल खुशी से भर जाता है, जिसके बाद कविता अपनी परचून की दुकान चलाकर अपनी 5 बेटियों की परवरिश करती है।